1992 मुंबई। जेजे हॉस्पिटल के अंदर शाम के 4:45 बज रहे थे। हॉस्पिटल के कॉरिडोर्स में पुलिस ऑफिसर खड़े थे। वहाँ पे 2 गैंगस्टर्स को गार्ड दिया जा रहा था। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन अचानक से हॉस्पिटल के एंट्रेंस पर एक ब्रेक्स की आवाज आई और अगले ही सेकंड हॉस्पिटल के ग्लासेस टूट गए थे। 6 आदमी अंदर घुसे। उनके हाथ में सिर्फ पिस्तौल नहीं थी बल्कि AK-47 थे। मुंबई ने पहली बार हॉस्पिटल के अंदर ऑटोमेटिक राइफल की आवाज सुनी थी और सिर्फ कुछ सेकंड्स में ही 500 से ज्यादा बुलेट्स चल चुकी थी। पेशेंट्स, नर्सेस, डॉक्टर्स सब लोग भाग रहे थे और ये अटैक किसी गैंग वॉर का नहीं था। ये बस एक मैसेज था एक आदमी के लिए, अरुण गौली। एक वक्त जो दाऊद इब्राहिम का आदमी था, वो आदमी जिसे लोग गैंगस्टर्स बोलते थे और कुछ लोग डैडी। 1970s का मुंबई आज जैसा नहीं था। आज का मुंबई फाइनेंस कैपिटल है, लेकिन उस वक्त वो कॉटन मिल्स का शहर था। लाखों लोग मिल्स में काम करते थे और पूरा शहर उन मिलों की भरोसे पर चल रहा था। लेकिन फिर धीरे धीरे वक्त गुजरा, मुंबई बदली और एक एक करके मिल्स बंद होने लगी। और जब मिल्स बंद होती है तो सिर्फ मशीन्स नहीं रुकती, बहुत से लोगों की जिंदगियां भी रुक जाती है। लाखों लोग बेरोजगार हो गए थे और उन्हीं लोगों में एक नाम था अरुण गुलाब गावली। एक सिंपल मिल वर्कर था, क्रॉम्पटन ग्रेविस में काम करते थे और उस वक्त किसी ने शायद इमेजिन भी नहीं किया होगा कि वो आदमी एक दिन मुंबई के अंडरवर्ल्ड का एक बहुत बड़ा नाम बन जाएगा। मिल जॉब के दौरान गावली की मुलाकात 3 लोगों से होती है, सदा पावले, रामा नायक और बाबू रेशम। ये 3 लोग जो कि ऑलरेडी क्राइम वर्ल्ड का हिस्सा बन चुके थे और उन्होंने गावली को एक सिंपल रूल समझाया। मुंबई में सर्वाइवल के लिए सिर्फ 2 तरीके हैं, पहला तो पैसा कमाओ या फिर लोगों का डर। और गावली ने जल्दी डिसाइड कर लिया कि वो कौन सा रास्ता चूज करेगा। 1980s मुंबई में माइग्रेशन बढ़ रहे थे। लोकल महाराष्ट्रियंस को लगा कि उनसे जॉब छीनी जा रही है। शहर में फ्रस्ट्रेशन बढ़ने लगा और गावली ने इसी फ्रस्ट्रेशन को अपना वीपन बना लिया। उसने वहाँ पे जो चोल्स थे, वहाँ के जवान लड़कों को अपने गैंग में रिक्रूट करना शुरू कर दिया और फिर एक गैंग बनी ब्रा, यानी बाबू, रामा और अरुण। ये गैंग्स जल्दी ही बाइकुलर एरिया में पावरफुल होने लगी थी। एक्सटॉर्शन, रियल एस्टेट और प्रोटेक्शन रैकेट्स और फिर एक मर्डर ने सब कुछ ही जैसे चेंज कर दिया था। बाइकुलर कंपनी की लीडर्स को गावली ने खतरनाक मौत दिया था और जल्दी ही मुंबई अंडरवर्ल्ड में एक नया नाम आ चुका था, यानी अरुण गावली। उस मर्डर के बाद गावली और उसके साथी जेल पे चले गए थे और वही जेल में उसकी मुलाकात हुई एक आदमी से, राजेंद्र निखालजे, जिसे दुनिया एक ही नाम से जानता है, बड़ा राजन। और बड़ा राजन का बॉस कौन था पता है? दाऊद। और यही से गावली का एंट्री हुआ मुंबई के सबसे पावरफुल नेटवर्क यानी दाऊद के गैंग में। और इसी मोमेंट पे उसकी जिंदगी कंप्लीटली चेंज हो गया। एक गैंग बनी डी कंपनी। 80s के शुरुआत में गावली दाऊद के लिए काम करने लगा था। वो एक काम बहुत ही ज्यादा एफिशिएंटली करता था। आप ये कह सकते हो कि वो उसमें सबसे ज्यादा माहिर था, सुपारी किलिंग। अरुण गावली की वजह से दाऊद के दुश्मन एक एक करके खत्म होने लगे। कॉन्ट्रैक्ट किलिंग्स इतना बढ़ने लगा कि लोग गावली को एक ही नाम से जानता था, सुपारी किंग। लेकिन दोस्तों, क्राइम वर्ल्ड में लॉयल्टी टेम्पररी होती है और पावर परमानेंट होती है। पता है, क्राइम वर्ल्ड का एक रूल होती है, जो आदमी तुम्हें ऊपर उठाता है एक दिन वही तुम्हें खत्म भी कर सकता है। और वही हुआ था। 80s के एंड तक दाऊद दुबई पे शिफ्ट हो गया था और अब वो मुंबई को रिमोट कंट्रोल से चला रहा था। लेकिन गावली को लगा कि मुंबई की असली पावर तो उसके पास है। दाऊद को लगता था कि गावली बस उसकी एक एम्प्लॉई है और इसी गूगलेस ने एक नई चीज पैदा कर दी, मुंबई का ब्रूटल गैंग वॉर, जो आप लोग मूवीज में या फिर कोई डॉक्यूमेंट्रीज या फिर यूट्यूब वीडियोस में देखते हो। उसके बाद दोनों गैंग्स में एक के बाद एक अटैक्स होने लगे थे। शूटआउट्स हुआ, एम्बुशेस हुआ, मर्डर्स हुआ और दाऊद का गैंग सिस्टमेटिकली गावली के आदमियों को खत्म करने लगा था। और उसमें से सबसे पहले मारा गया बाबू रेशम, फिर रामा नायक और फिर गावली का एडवाइजर अशोक जोशी। और कुछ ही टाइम में ब्रा गैंग ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी थी और गावली दगरी चौल के गेट के पीछे छुप गया था।
दगरी चौल सिर्फ एक चौल नहीं था, वो गावली का फोर्टे था। उसका आर्म गार्ड्स, खुफिया सुरंगे और हिडन रूम्स थे उसके, और सबसे बड़ी बात उसके लॉयल सपोर्टर्स थे वहाँ पे। दगरी चौल के लोगों के लिए वो रॉबिन हुड बन गया था। हर दिन लोग उसके घर के बाहर लाइन लगाते थे, अपने प्रॉब्लम्स लेकर आते थे, और गावली एक राजा की तरह फैसला करते थे। गावली ने चौल्स के लोगों को जॉब्स दिया, उनमें पैसा बांटते थे, और गणपति और दुर्गा पूजा जैसे फेस्टिवल्स ऑर्गेनाइज करते थे, धूमधाम से मनाते थे, और लोग उसे गैंगस्टर नहीं समझते थे। वो उन लोगों के लिए एक प्रोटेक्टर था, एक रॉबिन हुड था, और धीरे ही धीरे उसका एक नया नाम पड़ गया, डैडी। और फिर आया साल 1993 के दाऊद से द्वारा करवाया गया बम ब्लास्ट के बाद मुंबई का पॉलिटिकल क्लाइमेट बदल गया था, और उसी वक्त बाला साहेब ठाकरे ने एक स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने कहा था कि इफ दे हैव दाऊद देन वी हैव गावली, और इसी एक स्टेटमेंट ने गावली को गैंगस्टर से सिंबल बना दिया था। लेकिन दोस्तों, पावर कभी फ्री में नहीं मिलता, उसकी एक बहुत ही बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। गावली को लगा कि शिवसेना पार्टी अगर सत्ता में आती है तो उसकी हिफाजत करेगा, लेकिन हुआ कुछ इसका उल्टा ही, और जल्द ही गावली को वो कीमत चुकानी पड़ी थी। 1994 में पुलिस ने गावली को अरेस्ट कर लिया था। आशा गावली यानी अरुण गावली की पत्नी, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। उसने एक्यूज किया था कि दाऊद ने पुलिस को रिश्वत दी है और गावली का फेक एनकाउंटर प्लान हो रहा है। गावली को लगता था कि शिवसेना उसका सपोर्ट करेगा, लेकिन उसके साथ हुआ कुछ उल्टा ही पूरा। गावली को पता चला कि पुलिस उसे अमरावती जेल शिफ्ट करने वाली है, एक ऐसी जेल जहाँ पे वो इजी टारगेट बन सकता था। और सबसे शॉकिंग बात, ये ऑर्डर उसी पॉलिटिकल पार्टी से आया था जिसे वो अपना प्रोटेक्टर समझ रहा था। और पता है, जब भी अरुण गावली को एक जेल से दूसरी जेल पे शिफ्ट करता था ना, हर वक्त उसकी पत्नी आशा गावली हमेशा पुलिस वैन के पीछे पीछे जाती थी ताकि वो लोग उसका एनकाउंटर न कर सके। और धीरे धीरे गावली समझ गया था, क्राइम वर्ल्ड में सर्वाइवल के लिए बस एक ही शील्ड चाहिए, और वो है पॉलिटिक्स, जो कि हर गैंगस्टर को लगता है। और जेल से बाहर आते ही गावली ने अपनी पॉलिटिकल पार्टी बना दिया था, अखिल भारतीय सेना। और धीरे धीरे वो वही टैक्टिक्स अप्लाई किया था जो शिवसेना पार्टी किए थे, लोकल सपोर्ट, स्ट्रीट पावर और आइडेंटिटी पॉलिटिक्स। और वो शिवसेना के कार्यकर्ताओं को ही अपने साथ जोड़ रहे थे, कभी प्यार से तो कभी हथियार से। लेकिन 1990s के बीच एक और चीज चुपके से मुंबई में चेंज हो रहा था, और वो है पुलिस। तो 12 लोग मिलने मारने के बाद मुझे रिवार्ड मिला। पहले पुलिस का काम होता था कि क्रिमिनल्स को अरेस्ट करना, लेकिन अब मुंबई पुलिस ने एक नया अप्रोच एडॉप्ट कर लिया था, एनकाउंटर। सिंपल वर्ड में इसका मतलब था कि अगर गैंगस्टर पुलिस के सामने आया तो कोर्ट तक पहुंचने से पहले उसकी कहानी खत्म कर सकती थी। और इसी एरा को मुंबई में एनकाउंटर एरा भी बोला जाता है। और इसी पीरियड में कुछ नाम लेजेंड बन गए थे। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट जैसे दया नायक, विजय सलास्कर, प्रदीप शर्मा और रविंदर आंगड़े, ये वो ऑफिसर्स थे जो ओपनली गैंगस्टर्स का शिकार कर रहे थे। और अंडरवर्ल्ड को जल्दी समझ में आ गया कि गेम अभी चेंज हो चुका है। पहले गैंगस्टर्स पुलिस से बचकर भाग जाते थे, अब पुलिस उन्हें ढूंढ कर मार रहे थे। 1993 से लेके 2003 के बीच मुंबई पुलिस एनकाउंटर्स में लगभग 600 क्रिमिनल्स मारे गए थे। और हैरानी की बात ये थी कि उनमें से लगभग 90 लोग गावली गैंग से जुड़े हुए थे। यानी पुलिस सिर्फ अंडरवर्ल्ड को खत्म नहीं कर रहा था, वो स्पेशली गावली के एम्पायर को तोड़ रहे थे। डोगरी चौल के बाहर जो आदमी कभी डैडी के नाम से जाना जाता था, अब धीरे धीरे अकेला पड़ रहा था। उसके ट्रस्टेड साथी स्मर रहे थे, और मुंबई के अंडरवर्ल्ड में एक नया मैसेज सर्कुलेट हो चुका था कि गावली के साथ रहना तो मतलब अपनी मौत को पैगाम देना। और इसी वक्त गावली ने एक शॉकिंग स्टेटमेंट दिया था। उसने कहा था कि मैं जेल में इसलिए हूँ क्योंकि मुझे पुलिस से डर लगता है। सोचो, एक गैंगस्टर जिसे कभी मुंबई का सुपारी किंग कहा जाता था, वो खुद पुलिस से डर रहे थे। और उसकी बात गलत भी नहीं थी, क्योंकि उस वक्त मुंबई पुलिस लिटरली शूट फर्स्ट और आस्क लेटर मूड में थे। गैंगस्टर्स को कोर्ट तक पहुंचाने का मौका भी नहीं मिल रहा था, और इसी वजह से गावली ने एक डिसीजन लिया था। और ये वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल डिसीजन था उसका पॉलिटिक्स आने में। 2000s के स्टार्ट तक गावली का एम्पायर लगभग बहुत ही कमजोर हो चुका था। उसके गैंग के हर एक मेंबर्स या तो एनकाउंटर में मार चुके थे या फिर जेल में थे। लेकिन गावली अब भी एक चीज पर रिलाई करता रहा, और वो है पॉलिटिक्स। 2004 में गावली ने एक हिस्ट्रिक मूवमेंट क्रिएट किया था। वो जनता की सपोर्ट से मुंबई में एमएलए इलेक्ट हो गया था। सोच के देखो, एक गैंगस्टर अब संसद का हिस्सा बन चुका है। और ये मूवमेंट मुंबई अंडरवर्ल्ड की हिस्ट्री में काफी सिंबलिक हो चुका था। एक वक्त का मिल वर्कर, फिर गैंगस्टर, आज वो
पॉलिटिशियन है, लेकिन सिस्टम इतने आसानी से गैंगस्टर्स को माफ नहीं करता और जल्दी एक केस ने गावली के पॉलिटिकल करियर को एक झटके में खत्म कर दिया था। 2007 में मुंबई की शिवसेना एमएलए कलमकर जमसंदेकर को गोली मारकर मर्डर कर दिया गया था। इन्वेस्टिगेशन में पुलिस ने क्लेम किया कि ये किलिंग गावली गैंग ने करवाई थी और ये एक पॉलिटिकल राइवरी का एक रिजल्ट बन चुका था। इस बार केस सिंपल नहीं था। पुलिस ने स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस और विटनेसेस खड़ी की थी और ट्रायल ऑलमोस्ट 5 साल तक चलता रहा और फाइनली 28 अगस्त 2012 को कोर्ट रूम में सबकी नजर जज पर थी। जज ने वर्डिक्ट दिया अरुण गावली को एज गिल्टी और उसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा दी गई थी। मुंबई का एक एरा, एक मिल वर्कर जो अंडरवर्ल्ड का किंग बना और पॉलिटिक्स में घुस गया, अब उसकी जिंदगी का बाकी साल जेल में बिताने वाला है। लेकिन कहानी यहीं पे खत्म नहीं होती है। अरुण गावली आज भी जिंदा है और अब उसकी उम्र लगभग 70 साल हो चुकी है। उसकी बेटी गीता गावली आज भी अखिल भारतीय सेना पार्टी संभाल रही है और दगरी चौल जो कभी अंडरवर्ल्ड का फोर्टिस था आज रीडेवलपमेंट के रास्ते पर है। लेकिन अप्रैल 2024 में एक नई डिबेट शुरू हो गई। नागपुर कोर्ट में एक हियरिंग के दौरान गावली के लॉयर्स ने आर्ग्यूमेंट किया था। उसने अपनी सजा का एक बड़ा सा हिस्सा सर्व कर लिया है। उसकी उम्र भी बहुत ही ज्यादा हो चुकी है और इसी वजह से उसको अर्ली रिलीज मिल सकता है। और अगर ये होता है तो एक सवाल फिर से मुंबई में उठ सकता है, क्या आज भी मुंबई में कुछ लोग उसे गैंगस्टर कहेगा या फिर पॉलिटिशियन या फिर दगरी चौल के लोग आज भी उसे डैडी करके बुलाएगा? क्या इसके बारे में आपको पता था? कमेंट में जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मुझे दीजिए इजाजत, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। तब तक बाय बाय।